नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होंगे। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि लाइव क्लास लाऊंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण लाइव क्लास मेरी नहीं आ पाई, तो ये आज आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि कल जरूर संभवतः क्रिया की मैं क्लास अपनी लाइव लाऊं और आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्ट करूं शाम को 7 बजे। तो जो भी भाई बंधु जो भी तैयारी में जुटे हैं, सीरियस हैं, जो गंभीर हैं, अपनी तैयारी को लेकर सजग हैं, वह सभी लाइव कल जुड़े 7 बजे। स्नेह दें, प्यार दें। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पहले कुछ पंक्तियां आपसे साझा करता हूं, कुछ प्रेरणादायक आपको अभिप्रेरित करता हूं, तो मैं कुछ आज फिर आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। मेरे भाई, जब बनना है ना तो बढ़िया बनेंगे मेरे भाई। तो लाइनें किस प्रकार हैं? लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। मेरे भाई, इसी के साथ मैं अपनी कक्षा आज की स्टार्ट करता हूं, जो आप लोग के साथ में लेकर आया हूं पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस सेट के लिए। आज ही बहुत ही उच्च लेवल, और मैं उसको कहूंगा उच्चतर लेवल के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। आप लोग देखिए, करिए और बताइए किस प्रकार के प्रश्न हैं। जुड़ते रहिए, तरीके मेरे जानते रहिए, मेरे नजरिए को देखते रहिए। मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मेरे भाई, आप लोग हमको इस तरीके से स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे लोग जो तैयारी करने वाले हैं, मुझको भीड़ नहीं चाहिए बिना मतलब की। वही लोग मेरे साथ जुड़े जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, मेरे नजरिए को, मेरे अप्रोच को जो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो भी आप मेरे अप्रोच को एक बार समझ गए ना, मैं किस प्रकार से चीजें टैकल कर रहा हूं, किस प्रकार से मेंटोस तरीके बता रहा हूं, तो आप फिर उसमें धुआं धुआं कर देंगे, चीजों में गर्दा गर्दा मचा देंगे मेरे भाई। तो आप लोग देखते रहिए किस प्रकार से, कैसे मैं क्वेश्चन को टैकल करता हूं, किस प्रकार से करूंगा। और हाँ मेरे भाई, कल क्रिया की क्लास 7 बजे लाइव आएगी, तो आप सभी लोग रिमाइंडर सेट कर लें और सभी लोग 7 बजे लाइव जुड़ें, हमसे लाइव इंटरेक्ट हों और अपने डाउट पूछें। हम लोग एक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मुख होंगे और संवाद हम लोग का जारी रहेगा मेरे भाई। तो पहला प्रश्न क्या है? जो दुनिया, ये जो मैं प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं मेरे भाई, ये प्रश्नों की श्रृंखला प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यूपीएसआई में जो पूछे गए प्रश्न है, उससे जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, इसी व्याकरण से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप जब हिंदी एक बार पढ़िए तो ऐसी पढ़िए कि किसी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रहार ऐसा होना चाहिए कि हर जगह वो काम करे। तो जो ध्वनियां ना स्वर हैं, जो ध्वनियां मेरे भाई ना स्वर हैं ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहा गया? मैंने कहा ना स्वर की श्रेणी में रखा ना व्यंजन की श्रेणी में रखा। क्या कहा उनको? कहा तुम अयोग्य हो, ना स्वर रहोगे ना व्यंजन रहोगे, इसे अयोगवाह कहा गया। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और आहा, इन दोनों को अयोगवाह कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि लिखा अंग है, बोला गा है, लिखा स्वर जैसा है, बोला व्यंजन जैसा जा रहा है, लिखा स्वर जैसा है, आह बोला व्यंजन जैसा जा रहा है, इसलिए ना तो स्वर है ना व्यंजन है मेरे भाई। तो क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। इस प्रकार से टैकल करिए, इस प्रकार से चीजों को समझिए मेरे भाई। समझ रहे मेरी बात? इसके बाद इसकी मैं बात क्या करता हूं, इसको हिंदी में अनुस्वार नाम दिया गया है। देखो मेरे भाई, हर चीज को क्लियर करता चलूंगा, एक एक चीज को खोलता चलूंगा। एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे अप्रोच, क्या तरीके बताता हूं। इसको क्या कहा गया? अनुनासिक कहा गया मेरे भाई। वो अनुस्वार कहा गया, इसको अनुनासिक कहा गया। ये बात मेरी क्या हुई? अयोगवाह की हुई। फिर मैं, जो कि बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है, आज की क्लास में बोलियों से संबंधित मैं प्रश्न लाया हूं। क्या प्रश्न लाया हुआ हूं? यह प्रश्न है कि
ये जो इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं। मैं हिंदी की प्रमुख बोलियां उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मेरा मेंटॉस तरीका रहेगा। मैं वादा करता हूं आपसे, एक एक चीज यहीं दिमाग में छपवा दूंगा, यहीं के यहीं दिमाग में छपवा दूंगा। जो भी प्रश्न आपको नया लगे या लगे ये नोट करने वाला है, एडिशनल जानकारी है, तो उसको क्या करें, तुरंत अपने नोट्स में शामिल करें मेरे भाई। फिर इनमें से ढूंढाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो ढूंढाड़ी को जयपुरी नाम से जानते हैं। जयपुरिया को ढूंढाड़ी भाषा भी कहते हैं। ये राजस्थानी भाषा का उपबोली है, राजस्थानी की उपबोली है। इसके बाद क्या मैंने बात की, क्वेश्चन क्या है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो हिंदी जो है भारोपी परिवार के अंतर्गत आती है। क्यों, ऐसा क्यों मेरे भाई, क्योंकि हिंदी भारत और कुछ यूरोप के देशों से बोली जा रही है, इसलिए इन दोनों का मिला जुला रूप क्या बोल दिया गया, भारोपी बोल दिया गया मेरे भाई। क्या बोल दिया गया, भारोपी बोल दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना हुआ क्वेश्चन है। किस भाषा में, भारोपी। किस परिवार से, भारोपी परिवार से मेरे भाई आई है। किस परिवार से आई हुई है, भारोपी परिवार से आई है। इसके बाद क्या बात करता हूं, इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पंचमा अक्षर, हिंदी के में पंचमा अक्षर की मैं बात करता हूं तो हिंदी के प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, कितने वर्ग है, 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन को कहा गया है, टोटल 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो क्या कहा गया है, ये कहा गया है इसमें क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जितने पंचमा अक्षर हैं, का वर्ग में गा है, चा वर्ग में या है, टा वर्ग में णा है, ता वर्ग में ना है, पा वर्ग में मा है। ये पंचमा अक्षर है प्रत्येक वर्ग के। इनके बदले अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अनुस्वार किसे कहते हैं, ये कहते हैं। ये क्या बात कह रहा है, पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, तो ये किसने सुझाव दिया था। तो अंक का जैसे लिखा है गंगा मेरे भाई, एक उदाहरण मैं समझाता हूं, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। लिखा है मेरे भाई गंगा, ये गंगा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये ऐसे पंचमा अक्षर का प्रयोग ना करके क्या किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाए। इस प्रकार से भी गंगा लिखा देखते हैं मेरे भाई। तो ये इस प्रश्न का उद्देश्य या इस प्रश्न का अर्थ यह है कि पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाए। यह सुझाव किसने दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें, आने वाले समय में बन सकता है। तो यह बहुत सुंदर सी बात, ये बहुत सुंदर सी सरल बात श्याम सुंदर दास बाबू ने की है। किसने कहा है, ये बहुत सुंदर सी बात, क्योंकि इतना लंबा लिखने के बजाय सिर्फ एक बिंदी लगाओ, अनुस्वार लगाओ, काम खत्म करो। तो ये बात किसने कही है, बाबू श्याम सुंदर दास ने कही है। फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे कुछ चीज आपको और एक जानकारी बताता हूं। क्या बताता हूं कि जैसे आप देखते होंगे, मान लीजिए डंडा लिखा है, समझिए मेरे बात, डंडा लिखा है, ठीक है, और पंचम लिखा है। कुछ जो शब्द हमको ध्यान आ रहे हैं मैं वहीं पे बताऊंगा, यहीं पे बताऊंगा। गंगा लिखा है, तो ये देखिए आप लोग कि डंडा में ना आ रहा है, तो इस जगह डंडा लिखते हैं ना, डंडा ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। पंचम में ऐसे लिखा जाता है, पंचम कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ये पंचम लिखा जाएगा, पंचम ऐसे लिखा जाता है। अगर इसको खोल के लिखेंगे, अनुस्वार हटा देंगे। गंगा को मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया क्या कि गंगा ऐसे लिखा जा रहा है, या गंगा कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे बनाया, और गंगा ऐसे लिखा जा रहा है मेरे भाई। तो क्या मतलब है, कहीं गा आ रहा है, कहीं इया आ रहा है, कहीं णा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्या मतलब है, ये भी जानिए मेरे दोस्त। जैसे संपर्क लिखा है मेरे भाई, एक शब्द हमको और याद आ गया, संपर्क लिखा है, तो कहीं इसको माँ भी बोल दिया जाता है। तो संपर्क को जब बिंदी हटाते हैं या अनुस्वार हटाते हैं तो आधा माँ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा मेरे भाई जानिए, जहां पे अनुस्वार आ गया, इसके ठीक बाद वाला जो वर्ण आएगा, अनुस्वार के ठीक बाद वाला जो वर्ण आएगा, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर बन जाएगा। और वो भी कैसा, आधा अक्षर बनेगा, यानी खड़ी पाई हट जाएगी, हलंत लगेगा, आधा व्यंजन बनेगा। कैसे मेरे भाई, ये अनुस्वार के बाद डा आ रहा है, तो टा वर्ग का है, तो टा वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, टा ठा डा ढा अड़ा, तो अड़ा बन गया आधा मेरे भाई। इधर देखो मेरे भाई, ये अनुस्वार के बाद सीधा पा आ रहा है, तो पा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, पा फा बा भा मा, तो यहाँ पे मा आ गया मेरे भाई। फिर इसके बाद क्या बात है, पंचम, यहाँ अनुस्वार के बाद चा आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, चा वर्ग का पांचवा अक्षर आ गया या पंचमा अक्षर आ गया, इया आ गया, चा छा जा झा इया।
यहाँ क्या मैंने बात की, गंगा अनुस्वार के बाद गा आ रहा है तो गा का वर्ग में आता है मेरे भाई। किस वर्ग में गा आता है, का वर्ग में आता है। तो क्या बात करता है, ये बात करता है कि गा वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, गा होता है। ये नियम होता है अनुस्वार का कि पंचमा अक्षर के बदले क्यों अनुस्वार आता है। अगर अनुस्वार आ गया तो कौन सा पंचमा अक्षर आएगा मेरे भाई। यही चीजें आपको हमसे सीखने को मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने भी बहुत क्लासेस की, मैंने भी खूब पढ़ा, लेकिन जब मैं अपने लिए मैंने स्वयं समय निकाल के खुद समय दिया तब ये सब चीजें आप लोगों के लिए बना पाया हूं, इतनी सरलता ला पाया हूं। तो मेरे भाई अच्छा लगे तो प्यार करिए, स्नेह करिए। ये सुंदर सी बात बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। किसने की थी, बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। आगे मैं बात करता हूं, शाह का उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया था, अपने यश को किसी तलवे के नीचे नहीं आने देना है। तो ताल की मैंने बात की थी, ताल हो गया। क्लास जाइए आप लोग, देखिए उच्चारण स्थान की, मजा आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। उच्चारण स्थान देखिए, वर्णमाला देखिए, समास देखिए, संधि देखिए, विशेषण देखिए और सर्वनाम देखिए। इतने टॉपिक मैंने अभी लिए हिंदी में। इसकी विशेषता क्या है, मैंने उसी क्लास में ऐसा समझा दिया है कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कहीं से कुछ। और उस क्लास का वो टॉपिक खत्म होने के बाद उसके बाद उसी क्लास में मैंने करीब 20 से 25 प्रश्न भी जो पिछले साल पूछे गए हैं, पिछली बार पूछे गए हैं, उनको भी मैंने वहीं सॉल्व करा दिया, उनका भी मैंने नजरिया अपना दिखा दिया। तो ये मैंने इस तरीके से अप्रोच बनाया। ये मतलब सबसे अच्छा तरीका होता है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसके बाद ही तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो चीजें क्या होती हैं, दिमाग में सब छप जाती हैं मेरे भाई। फिर क्या, इनमें कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है। महावीर हनुमान को कहा गया, हनुमान जी को। हरीश हनुमान जी को कहा गया। हरिथन ईश, हरि मतलब विष्णु भी होता है और हरि मतलब वानर भी होता है। तो वानर के ईश कौन है, ये हैं मारुति भी कहा गया। आग्नेय, आग्नेय जो है वो क्या है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है मेरे भाई, आग्नेय बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है, आग्नेय बोला जाता है। चीज क्लियर हुई मेरे भाई, यहां आग्नेय बोला जाएगा। इसके बाद आते हैं, यानी आग्नेय जो है हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची अनल है मेरे भाई। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है मेरे भाई, हवा या वायु का पर्यायवाची है। समझे मेरे भाई। तो इसका क्या आंसर सही होगा, इसका अनल सही होगा आंसर। निम्न इनमें से कौन सा अक्षर स्थूल का विलोम है, स्थूल और एक शब्द और है विलोम का, जंगम मेरे भाई। कौन सा, स्थूल और जंगम, जो खूब पेपरों में पूछे जाते हैं। तो स्थूल का पर्यायवाची क्या है, सूक्ष्म है मेरे भाई। स्थूल का क्या है, सूक्ष्म है, और जंगम का क्या है, स्थावर है। ये इस बार अगर पेपर में नहीं पूछा गया तो अगली बार पूछा लिया जाएगा। लगभग हर साल में इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिपीट जरूर होता है, जंगम और स्थूल मेरे भाई। इतनी बात मेरी हुई। फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं, क्या बात करता हूं, मेरी क्लासेस आपको देखने में ये चीज जरूर है, बहुत सी चीजें आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी, शीशे की तरह चमक जाएंगी, शीशे की तरह साफ हो जाएंगे मेरे भाई। मैं जो भी चीज लाया हूं बहुत मेहनत करके और आप लोग के लिए एक कंटेंट निकाल कर चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं, और एक एक चुनिंदा प्रश्न आपकी छाती पर फेंक के मार रहा हूं। तो संभालिएगा, छाती को मजबूत रखिएगा मेरे भाई। आगे क्या बात करता हूं, इनमें से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है। संभालिए मेरे भाई, किसका समानार्थी नहीं है, मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई। इसमें खर था, किसका समानार्थी नहीं है, खर का समानार्थी नहीं है मेरे भाई। एक राक्षस का नाम खर था, एक तिनका भी खर है, गधे को भी खर कहते हैं मेरे भाई। एक मात्र जो है या खर का समानार्थी नहीं है, ये भी खर भी बहुत बार पूछा गया है, क्या समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है, कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाही। क्या है, लापरवाह, निगोड़ा। इनमें से कौन सा रूप भिन्न की बात कर रहा है, यानी अलग है। तो कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाह, ये तीनों शब्द जो हैं ये काहे के हैं, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं मेरे भाई। काहे के हैं, फारसी भाषा के शब्द। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। निगोड़ा शब्द किस भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। जब तीन फारसी के हैं, एक हिंदी भाषा का शब्द है, तो कौन सा भिन्न हुआ, निगोड़ा शब्द भिन्न हुआ। इसका मतलब क्या होता है, निगोड़ा का अर्थ होता है मेरे भाई, निगोड़ा का क्या अर्थ होता है बताइए आप लोग। निगोड़ा का अर्थ होता है निकम्मा, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, मेहनत करके पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है।
तो निगोड़ा का क्या अर्थ होता है? निकम्मा अर्थ होता है मेरे भाई। इसके बाद क्या बात करता हूं मैं, इनमें से कौन सा कर्तवाच्य का उदाहरण है? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के आधार पर 3 प्रकार बांटे गए हैं, कर्त, कर्म, भाव। इसकी भी क्लास लाऊंगा, सब चीजें क्लियर कराऊंगा। हिंदी में कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर टॉपिक का मेंटॉस तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा, एक ही बार में सब सीख जाएंगे, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट किल करके रख दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट किलर हूं मैं। अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है, अपने समझाने के तरीके पे इतना भरोसा है कि जिसने कभी भी हिंदी ना पढ़ी हो वो भी अगर एक बार पढ़ लेगा तो उसको भी हमेशा तैयार हो जाएगा मेरे भाई। ये कॉन्फिडेंस है, मुझको पता है कि मैं जब पढ़ता था, मैं सामने बैठता था, किस तरीके से चीजें, मैं कठिनाइयां मुश्किल फेस करता था, कैसी कठिनाइयां मुझको होती थी। तो उन सब तरीकों में कठिनाइयां ना आए, या छात्रों को या मेरे भाइयों को, मेरे सहपाठियों को कहाँ कठिनाइयां आ रही है, कहाँ पे कठिनाई महसूस करते हैं, उस जगह क्या मैं रीढ़ तोड़ के रख देता हूं कि आज के बाद कठिनाई नहीं रह जाएगी मेरे भाई। इनमें से कर्तवाच का उदाहरण कौन सा है? तो कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, इसकी भी क्लास आएगी। तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यहाँ भारत क्या है? करता है, इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, छोड़ा, तो यही क्या है? कर्तवाच्य है। इसका मेंटॉस तरीका मैं बताऊंगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कब? क्लास में। और कल 7 बजे आप सभी लोग लाइव जरूर जुड़ेंगे मेरे भाई। कल क्रिया से संबंधित क्लास लाऊंगा, एक एक चीज लेकर आ दूंगा, क्रिया और फिर संज्ञा लाऊंगा। कल मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा पहले, जिसकी आशा ना की गई हो। उपयुक्त में से कौन सा शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की गई है, अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या है? अप्रत्याशित। अपेक्षित का क्या होता है? जिसकी अपेक्षा ना की गई हो मेरे भाई। अपेक्षित का क्या होगा? जिसकी अपेक्षा ना की गई हो, सिंपल सा मेरे भाई। इसके बाद क्या बात है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बहुत बार पूछा गया है। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आचार्य भरत के द्वारा रसों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके बाद क्या है? अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य अंत में तो पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह होता, कहीं भी नहीं करते, कुछ ना कुछ नियम होगा। वाक्य के शुरुआत में बिल्कुल नहीं, वाक्य के मध्य में कहाँ करते हैं? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, बिल्कुल मेरे भाई। वाक्य के अंत में, जहां वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। यहां मैं 2 बातें आपसे करूंगा, एक अल्प विराम की बात करूंगा, यह ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। और एक मैं क्या आपसे बात करूंगा मेरे भाई, मैं आपसे 2 बातें यहां करूंगा, देखना, बहुत ध्यान समझना। एक अल्प विराम की बात करूंगा कि अल्प विराम कैसा होता है, और एक अर्ध विराम की बात करूंगा मेरे भाई। तो समझिए, आज इसका मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को किल कर रहा हूं। यहीं से आज के बाद अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, इसको हम लोग कॉमा पढ़ते हैं, और अर्ध विराम का चिन्ह यानी सेमी कॉलन ये होता है। ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, यानी कॉमा के ऊपर क्या मेरे भाई? कॉमा के ऊपर बिंदु मेरे भाई। तो यहाँ अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम कैसे लिखा हुआ है? अर्ध में ऊपर रा निकला हुआ है, तो यानी कॉमा में ऊपर भी कुछ निकला है, बिंदी निकली है, तो अर्ध विराम से कनेक्ट करा लेंगे कि अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होगा? बिंदी होगी, क्योंकि अर्ध में दा में ऊपर रा निकली है, तो यहाँ क्या है? ऊपर बिंदी होगी, और जो सिंपल बनेगा वो अल्प विराम होगा। चिन्ह पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, कौन सा अर्ध विराम है मेरे भाई। इसके बाद क्या है? आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आदमी पानी का बुलबुला है, तमाशा करना बिल्कुल नहीं। मनुष्य जीवन नश्वर है, हाँ, तो पानी बुलबुला है, बुलबुला बनता है और तुरंत फूटता है, तो यानी मनुष्य जीवन नश्वर है। क्या है? नश्वर है मनुष्य जीवन, ये ऑप्शन सही होगा। अनुभवहीन होना नहीं, पानी पसंद करना नहीं, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये अविकारी का टॉपिक है, विकारी एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए। विकारी में क्रिया और संज्ञा बचा हुआ है, फिर अविकारी पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से हिंदी के सारे टॉपिक पूरे कराऊंगा। तो इसमें क्या बात कह रहा है? इसमें मेरे भाई कहता है कि जो है आज बताओ, तो आज क्या है? आज जो है समय की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे भाई? समय की बात करता है। और समय क्या है? काल, यानी काल को समय कहते हैं। तो आज जैसे जब समय की बात होगी तो क्रिया का कौन सा है रूप? वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है मेरे भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती, नौकरी करना आसान नहीं होता। खाला मतलब बुआ या मौसी होता है, ठीक है।
तो खाला के घर जाएंगे आप तो चीज़ें सब आसान रहेंगी, सब बना बनाया मिलेगा, आराम से खाएंगे। लेकिन क्या बोला गया, नौकरी खाला का घर नहीं है, यानी वहाँ चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसलिए क्या है, नौकरी करना आसान नहीं मेरे भाई। काढ़ा कड़ुआ है, काढ़ा कड़ुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है, कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है। तो कड़ुआ मेरे भाई जो है, कड़ुआ कैसा है, क्या परिमाण की बात कर रहा है, नापने तोलने नहीं, सार्वनामिक की नहीं, संख्या बता रहा है नहीं, तो गुण है। कड़ुआ है, खट्टा है, लंबा है, मीठा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, क्या है, ये गुण है बेटा, क्या है, गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, बनाफारी जो भाषा है किसकी उपबोली है, बनभारी किसकी उपबोली है, कौरवी की है, नहीं मेरे भाई, ब्रज की है, नहीं मेरे भाई, बघेली की है, नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो ये बनाफारी है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब पढ़ाऊंगा ना मेंटॉस तरीके से, ऐसा तरीका बताऊंगा कि बोली अपने दिमाग में तुम्हारे छप जाएगी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बनाफारी जो है अवधी भाषा की उपबोली है, किसकी है मेरे भाई, अवधी भाषा की उपबोली है। नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाफारी जो है अवधी भाषा की उपबोली है। यहीं पे कुछ चीजें और जानेंगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल और जानकारी दूंगा मैं आपको। कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, किसकी है, पश्चिमी की हिंदी की वो बोली है, पश्चिमी हिंदी की वो बोली है मेरे भाई। और ब्रज भी, ब्रज जो है, ब्रज भी पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है, पूर्वी हिंदी की उपबोली है मेरे भाई, ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है। तो इस तरीके से हम समझ गए ना क्या। और जो अवधी है, अवधी भी पश्चिमी हिंदी की उपबोली है, पश्चिमी हिंदी की उपबोली है, पूर्वी हिंदी की उपबोली है मेरे भाई, क्षमा चाहूंगा, पूर्वी हिंदी की उपबोली है। और इसी की ही उपबोली बनाफारी है मेरे भाई। समझ में आए, जो कुछ एक विशेष क्षेत्र में, लखनऊ, हरदोई, इस क्षेत्र में बोली जाती है उसे बनाफारी कहते हैं मेरे भाई। समझ में आई। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। मैं पर्यायवाची से संबंधित जब क्लास लाऊंगा तो करीब 50-60 पर्यायवाची मेरे पास होंगे, उनमें से मैं उनको याद करा दूंगा मेंटॉस तरीके से, उसी में से पूछा जाएगा। इस चीज़ का मैं आपसे दावा करता हूँ। दूसरी चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अहि भी होता है, अभोग भी होता है और गोकर्ण भी होता है, यानी उपयुक्त, उपर्युक्त सभी जो हैं वो सांप के पर्यायवाची है मेरे भाई। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। स्वाधीनता बात करा, संप्रभुता नहीं होता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जीएस का टीचर हूं तो ये भी बताऊंगा यहाँ पे कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अगर कोई राष्ट्र अपने आंतरिक, संप्रभुता का मतलब मेरे भाई ये होता है कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर स्वयं निर्णय लेता है तो उसको संप्रभु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्वयं निर्णय लेता है तो उसको संप्रभुता कहते हैं। ये क्या है, राजनीति विज्ञान का एक टर्म है संप्रभुता। ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है पॉलिटी में, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए इस प्रकार से जो उसकी प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता मिलता है मेरे भाई। तो स्वाधीनता का अर्थ संप्रभुता नहीं होता है, आत्मनिर्भरता नहीं होता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है मेरे भाई। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है मेरे भाई। सटीक शब्द क्या होगा, होता स्वच्छंदता भी है, लेकिन इन दोनों में जो सटीक चुनना होगा हमको तो स्वाधन अधीन, यानी जो स्व के अधीन हो, स्व के अधीन यानी स्वाधीन हो, स्वाधन अधीन यानी स्वयं के अधीन हो, यानी स्वतंत्र हो, जो स्वयं के लिए स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्रता हो गया इसका सटीक। उत्तर होने को दोनों हो सकते हैं, लेकिन सटीक जब लगाएंगे तो स्वतंत्रता लगाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द पूछ रहा है, क्या है, तत्सम नहीं है। दीपक तत्सम होता है, दीठ तत्सम नहीं है मेरे भाई। तिलक तत्सम है, टायल तत्सम है। दीठ का तत्सम क्या होता है, दीठ का तत्सम होता है दृष्टि मेरे भाई। जहां भी इस प्रकार से ठा लिखने को दिख जाए आपको, वो हमेशा तत्सम नहीं होगा, तद्भव होने के चांसेस 99% वो तद्भव ही होगा। ऐसे ही मेरे पास मेंटॉस तरीके हैं हर टॉपिक के लिए, तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा तब भी मेरे भाई बताऊंगा।
इसके बाद क्या बात है, वसंत तलिका का दूसरा नाम क्या है? तो पहली बात तो ये जानिए मेरे भाई, नया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यूपीएसआई में कि वसंत तलिका का दूसरा नाम क्या है। यह छंद है। वसंत तलिका एक प्रकार का छंद है। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको और क्या नाम से जाना गया है। सिंघोनता नाम से जाना गया है। और क्या इसका नाम है? सिंघोनता इसका नाम है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो आगे बताता हूँ। मात्राज्ञा का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है? तो मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद मात्रा धनाज्ञा नहीं मेरे भाई, मात्र धनाज्ञा नहीं, मात्रा धन ज्ञा नहीं, मात्र धनाज्ञा यानी माता की आज्ञा। मात्राज्ञा क्या हो गया मेरे भाई? मात्राज्ञा मेरे भाई क्या हुआ? मात्राज्ञा शब्द जो मात्र धनाज्ञा है इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ री जो है रा में बदल जाता है। और ये कौन सी संधि हो जाती है? कौन सी मेरे भाई संधि है? इस संधि का नाम आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कि कौन सी संधि है मेरे भाई। इसके बाद मैं क्या बात करता हूँ, हाँ धन्यवाद मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। कैसी लगी आपको क्लास? एक बार कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे मेरे भाई। तरीका अच्छा लग रहा हो या लग रहा हो कि ये लड़का जो पढ़ा रहा है या सर या मेरा भाई ये जो बता रहा है ये तरीके अच्छे हैं, मेंटोस तरीके हैं, मेरे पेपर में, मेरे परीक्षा में मेरी सहायता करेंगे, तो जरूर आप लोग लाइक करिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक करिए। जो भी है अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए मेरे भाई, क्योंकि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद और जय हिंद मेरे